कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अभी हम यहां पर मुगल साम्राज्य के बारे में जान रहे हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में अभी तक हमने बाबर के बारे में जाना, हुमायूं के बारे में जाना, और फिर इसी के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में जाना। और यहाँ पर अब हम अकबर के बारे में जानेंगे। तो अकबर से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हो। जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सभी एनसीईआरटी बेस आधारित हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। यदि आपसे पूछा जाए कि आपसे यदि पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था, यानी हुमायूं का बेटा और हमीदा बानो बेगम का बेटा कौन था, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अकबर था। यानी अकबर का पहले आपसे यही पूरा नाम पूछा जाए तो आप पूरा नाम अकबर का क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे और हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का बेटा था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो लिखा हुआ है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को मुगल साम्राज्य की राजधानी में न होकर अमरकोट के राजा बीरमाल के महल में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राजा बीरमाल के महल में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो लिखा है क्योंकि 1540 में बिलग्राम कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और दिल्ली पर शेरशाह सूरी का कब्जा कर लिया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजित हुई। तो कब हुआ था? 1540 में। ठीक है, तो पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। यानी बिलग्राम के युद्ध के बाद जब हुमायूं हार गया तो उसने दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अमरकोट के राजा बीरमाल के यहाँ शरण ली और कुछ समय बाद वह ईरान जा पहुंचा। लेकिन कुछ समय पश्चात ही शेरशाह सूरी वंशज को हराकर हुमायूं ने पुनः गद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो पुनः उसने फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 वर्ष की अवस्था में 1556 में। कहाँ पर? 14 फरवरी 1556 को कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कलानौर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो लिखा हुआ है कि अल्पायु के कारण बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि आपसे पूछा जाए कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बैरम खां। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे अकबर ने अपना वजीर नियुक्त किया और खान ए खाना की उपाधि से नवाजा था। और 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि खान ए खाना की उपाधि से नवाजा गया था, किसको नवाजा गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बैरम खां को। तो बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था, जो कब से कब तक रहा? 1556 से 1560 तक रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ये याद रखना है। और उसने वजीर भी नियुक्त किया था, तो किसने किया था? अकबर ने। तो यहाँ पर हम अकबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ और हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था और इस युद्ध में हेमू की पराजित हुई और मारा गया। तो आपसे पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अकबर और सेनापति हेमू। यानी सेनापति हेमू कहाँ था? अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था, जिसमें अकबर की जीत हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ बाबर और आपको राइट बताना होगा कि किसके बीच हुआ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और एक हुआ था ये 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1561 में हुआ जो
तृतीय युद्ध था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि अकबर की शासन के यहाँ पर लिखो, अकबर के शासन की शुरुआत में दिनों में 1560 से 1562 तक वह अपनी धायमा महम अनगा और उसके पुत्र आदम खां व उसकी संबंधियों के साथ रहता था, जिस कारण से अकबर के शासन पर संबंधियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन 2 वर्षों में शासनकाल में पर्दा शासन या फिर पेटीकोट सरकार कहा गया। ठीक है, तो याद रखना, पेटीकोट सरकार किसे कहते हैं, यानी जो महिलाओं की सरकार होती है उसे पेटीकोट सरकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन 2 वर्षों शासनकाल में पर्दा शासन या फिर पेटीकोट सरकार कहा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया था। साथ ही अकबर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता भी प्रदान की। तो आपसे पूछा जाए कि वह पहला कौन सा शासक था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की और विधवा पुनर्विवाह करने की भी मान्यता दी और कानूनी मान्यता प्रदान की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अकबर था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि अकबर द्वारा विवाह के लिए उम्र निर्धारण भी किया गया था, जिसमें लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष आयु थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अकबर ने ही लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को निर्धारित किया था, यानी 14 वर्ष लड़की की थी और जबकि लड़कों की जो आयु थी वो 16 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा को भी समाप्त किया था और साथ ही 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगाने वाले कर को भी समाप्त किया गया और 1564 में अकबर ने गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाने वाले जजिया को भी समाप्त किया था। ठीक है, तो याद रखना है कि जजिया का मतलब क्या होता है, जो गैर हिंदू होते हैं उन पर ये कर लगाए जाते हैं, नहीं हिंदुओं पर जो गैर मुस्लिम होते हैं उन पर लगाया जाता है, अर्थात हिंदुओं पर इसे जजिया कर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं तीर्थ यात्रा भी कर हटा दिया, यानी अकबर ने अपनी शासन प्रणाली को चलाने के लिए सभी वो कानून बनाए जो एक समाज के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट की 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक इस नगर में की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए कि 1571 में अकबर ने किस नामक नगर की स्थापना की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी तथा अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। यानी अकबर मुगल साम्राज्य की पहले राजधानी आगरा थी, लेकिन उसके तत्पश्चात अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ की, फतेहपुर सीकरी की। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फतेहपुर सीकरी में 1575 में अकबर ने इबादत खाना यानी पूजा गृह, इबादत खाना को क्या कहते हैं, पूजा गृह, ठीक है, स्थापित किया और इसमें इस्लामी विद्वानों को ही आने की इजाज़त दी, परंतु इस्लामी विद्वानों की बेअदबी से नाराज होकर 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को इबादत खाने में आमंत्रित किया जाने लगा और इस इबादत खाना को बनवाने का उद्देश्य धार्मिक विषय पर विचार विमर्श करना था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इबादत खाना क्यों बनाया गया था, ताकि धार्मिक विषय पर विचार विमर्श किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि 1571 में अकबर ने किस नामक नगर की स्थापना की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित कहाँ पर की थी, फतेहपुर सीकरी ही की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पहले बनते हैं, हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि 18 जून 1576 को किन 2 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें मुगल सम्राट की तरफ से मुगल सेना का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राजा मान सिंह कर रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह मुगलों और राजपूतों के मध्य
भीषण युद्ध था। यानी आपसे पूछा जाए कि जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ वो कैसा युद्ध था? मुगलों और राजपूतों के बीच मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों के साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने भी साथ दिया था। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। किस जाति ने, यानी किस स्थानीय जाति ने भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होने वाले हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भील जाति ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भील जाति के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह युद्ध इतना भीषण और विध्वंसकारी था कि कुछ विद्वान इसकी तुलना में महाभारत युद्ध भी कहते हैं। यानी इतना भयानक होने के कारण कुछ विद्वान इसे किसकी संज्ञा देते हैं? महाभारत युद्ध की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इतिहासकारों का मत है कि इस युद्ध में कोई पराजित नहीं हुआ, परंतु मुट्ठी भर राजपूतों द्वारा विशाल मुगल सेना को छक्के छुड़ा देना महाराणा प्रताप की जीत समान है। यानी यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था और उनके सेनापति, उनकी सैनिकों की संख्या भी अधिक थी, लेकिन यहाँ पर जो राजपूत की तरफ से यानी जो महाराणा प्रताप की जीत मानी जाती है, क्योंकि उन पर बराबर युद्ध हुआ था। ठीक है, एक तरीके से किसी की हार नहीं हुई। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यही पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि 1579 में अकबर ने महजर अथवा अमोघ्य व्रत की घोषणा भी की थी। तो आपको ये पूछा जाए कि अमोघ्य व्रत की घोषणा किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अकबर ने की थी। कब की थी? 1579 में की थी। और इस मजहर का अर्थ होता है कि अगर कभी किसी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद की स्थिति प्रकट होती है तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होकर वही फैसला सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमोघ व्रत का अर्थ होता है कि राजा द्वारा दिया गया फैसला ही अंतिम निर्णय होगा। यानी अकबर द्वारा जो फैसला दिया जाएगा वो सर्वोपरि होगा, यानी सॉवरेनिटी होगा, उसी पर सब पे लागू होता है। ठीक है, यानी राजा का ही जो आदेश होगा वो सब पर ही लागू होगा। ठीक है, कब? जब कोई धार्मिक विषय पर वाद विवाद पर कोई स्थिति प्रकट की जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अमोघ व्रत का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? धार्मिक वाद विवाद से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि अकबर ने 1582 में एक नए धर्म दीन इलाही का निर्माण किया था। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1982 को अकबर ने कौन से धर्म का निर्माण किया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दीन इलाही धर्म का निर्माण किया था, जिसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है देवी एकेश्वरवाद है। यानी दीन इलाही का मतलब होता है कि अकबर ने एकेश्वरवाद की संज्ञा दी, यानी ईश्वर एक है, इसी की संज्ञा। इसका मतलब देवी एकेश्वर का मतलब क्या होता है? कि ईश्वर एक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किसने दिया था धर्म का निर्माण? इस धर्म का निर्माण किसने किया था? दीन इलाही धर्म का निर्माण अकबर ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दीन इलाही धर्म में कई धर्मों जैसे मुख्यतः हिंदू, मुस्लिम और जैन और बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का समावेश था। और दीन इलाही धर्म या संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था, और जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था, और जो उसकी क्या क्वालिटी थी? यानी जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वही कई मत हैं कि ये भी है कि अकबर स्वयं ही इस धर्म का प्रधान पुरोहित था, और इस धर्म में शामिल होने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है कि आपसे पूछा जाए कि दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया जा रहा दीन इलाही धर्म में कौन हिंदू व्यक्ति था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजा बीरबल थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वह अंतिम हिंदू भी राजा बीरबल ही थे। यानी फर्स्ट, जैसे कि पूछा जाए कि पहली सुल्तान कौन थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान, और अंतिम सुल्तान भी वही थी। उसी प्रकार से यहाँ पूछा जाए कि दीन इलाही धर्म में हिंदू धर्म में कौन सा व्यक्ति था, यानी दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला हिंदू व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बीरबल था, और वो अंतिम हिंदू भी था जो
इस धर्म को अपनाया था। ठीक है, अकबर के हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे, यानी यहाँ पर जो अकबर है वे मुस्लिम होने के बावजूद भी यहाँ पर वो हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे और माथे पर तिलक लगाना और हिंदू के त्यौहार मनाना आदि धर्मों के लिए धर्म से लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि हिंदू धर्म से ही उन्होंने माथे पर तिलक लगाना और हिंदू त्यौहार मनाना आदि हिंदू धर्म से ही लिए गए थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस धर्म को बनाने का मकसद हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच दूरियां मिटाना था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि अकबर द्वारा किया गया कार्य क्या कि दीन इलाही धर्म का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच की दूरियों को कम करना था। ठीक है, तो यानी मिटाना था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकबर का दरबार नवरत्नों की वजह से प्रसिद्ध था और नवरत्न में असल में 9 लोगों का समूह था, जिसमें कौन कौन थे? तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल फजल, मानसिंह, फैजी, हाकिम, हुमायूं शामिल थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नवरत्नों में कौन कौन से थे? तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाना और अबुल फजल, मानसिंह, फैजी, हाकिम और हुमायूं शामिल थे। ठीक है, तो ये नवरत्नों के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन सब में बीरबल को श्रेष्ठ माना गया था। ठीक है, तो इन सब जो 9 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ माना गया तो उसे किसे माना गया था? बीरबल को माना गया था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि 9 रत्नों में अकबर के जो 9 रत्नों में थे उसमें बीरबल शामिल था, तो बीरबल का नाम असली नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महेश था। ठीक है, और बीरबल को कवि प्रिय या कविराज की उपाधि अकबर द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बीरबल को कवि प्रिय कविराज की उपाधि कब दी गई थी, किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अकबर ने दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि 9 रत्नों में शामिल फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था, यानी फैजी जो था वो किसका भाई था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल अकबर के दरबार में राजकवि था, यानी अबुल फजल अकबर के दरबार में क्या थे? राजकवि थे। और अबुल फजल ने ही अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल कौन थे? तो यानी अकबर के दरबार में राजकवि थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अकबरनामा और आईने अकबरी की नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें अकबर की जीवनी और उसकी शासन प्रणाली की व्याख्या की गई है, यानी अकबर जो अकबरनामा और आईने अकबरी है, इसमें क्या है कि अकबर की जीवनी और उसकी शासन प्रणाली की व्याख्या की गई है। नवरत्नों में तानसेन द्वारा दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। आपसे पूछा जाए कि नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तानसेन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो भी संगीतकों में सर्वोपरि थे, यानी जो तानसेन थे वो मतलब सबसे श्रेष्ठ संगीतकों में श्रेष्ठ थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि 1582 में अकबर ने गुजरात के जैन धर्म और जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। और वहीं 1591 में कच्छ संप्रदाय के विद्वान जिन्न चंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि भी प्रदान की। यानी अकबर ने, आपसे पूछा जाए कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को प्रदान की थी। किसकी? जगत गुरु की उपाधि। और गतखर कच्छ संप्रदाय के विद्वान जिनचंद्र सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की थी? युग प्रदान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर संवत इलाही संवत की शुरुआत भी की थी, जो सूर्य पर आधारित था। और आपसे पूछा जाए कि 1583 में किस शासक ने कैलेंडर संवत यानी इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अकबर ने की थी। ठीक है,
और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य पर आधारित था। क्या था? इलाही धर्म इलाही सम्मत सूर्य पर आधारित था। और अकबर ने गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराई थी। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सीकरी में, यानी बुलंद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में एक सरकारी भाषा यानी फारसी का प्रयोग की शुरुआत की थी और साथ ही पूर्ण साम्राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली की शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर ने बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे जो अपने शासनकाल के दौरान, जैसे कि उन्होंने सरकारी भाषा फारसी का प्रयोग करवाया और समान मुद्रा प्रणाली की भी शुरुआत की। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि एक समान बाट और माप तौल की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। अकबर द्वारा भूमि राजस्व सुधार के कई मापदंड शेरशाह सूरी शेर खां के भू राजस्व यानी भूमि राजस्व के सुधारों के लिए गए थे। यानी जो सबसे पहले भूमि सुधारों पर किसने बल दिया था? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। और जो मापक यंत्र थे उन्हीं का प्रयोग मुगल साम्राज्य में किसने प्रयोग किया था? अकबर ने प्रयोग किया था। ठीक है, जो भूमि से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अकबर को इतिहास में उसके सर्वधर्म सहिष्णुता के लिए जाना जाता है और साथ ही अकबर के शासन में ही मुगल साम्राज्य नई बुलंदियों पर पहुंचा और एक विशाल मुगल साम्राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, तो अकबर को बहुत ही एक महान शासक कहा गया और उसे उसके सर्वधर्म सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1605 में अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी और अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। और उसके बाद अकबर का बेटा सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, मुगल तख्त पर बैठा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि 1605 में अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी और अकबर की मृत्यु को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। यानी अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था? अकबर की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाए गए थे? सिकंदराबाद में दफनाए गए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि सिकंदराबाद में किसकी समाधि बनी हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अकबर की। ठीक है, और उसका जो बेटा था, उसके बेटा का बचपन का नाम क्या था? सलीम, जबकि उसका जहांगीर नाम था। ठीक है, मुगल तख्त पर बैठा। तो आपसे पूछा जाए कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सलीम। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमने ऊपर ही जाने, उन शब्दों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहासकार लेन पूल ने अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा है। तो आपसे पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल किस लेखक यानी किस इतिहासकार लेखक ने कहा था अकबर के शासनकाल को? तो लेन पूल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सती प्रथा क्या है। सती प्रथा के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है कि हिंदू समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा या कहा जाए कि कुप्रथा थी जिसमें से किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी विधवा हुई पत्नी को अपने पति के साथ अंतिम संस्कार दौरान उसकी जलती हुई चिता में कूद कर आत्मदाह यानी आत्महत्या कर लेना सती प्रथा से, यही सती प्रथा का अर्थ है। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध अकबर ने लगवाया था। अब हम बात करते हैं दास प्रथा के बारे में। तो दास प्रथा का मतलब होता है कि युद्ध में बंदी बनाए जाने वाले सैनिकों को दास यानी गुलाम बनाए जाने की प्रथा थी। यानी युद्ध के दौरान जितने लोग पकड़े जाते थे एक दूसरे की सेना से, तो उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। उसे दास प्रथा से संबंधित शब्द है। ठीक है, और हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जजिया कर। तो जजिया कर का मतलब होता है इस्लाम को ना मानने वाले लोग या फिर कहा जाए कि गैर मुस्लिम लोगों पर यह कर लगाया जाता था। यानी मुख्य रूप से हिंदुओं पर यह कर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का मतलब, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर है? यानी जो मैदान है वो कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में से करीब 40 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित एक सकरी पहाड़ी घाटी है। ठीक है, तो याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी वर्तमान में किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हमने डिस्कशन किया जो अकबर से संबंधित थे। और तो फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।